जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। और ये हमारे मौलिक कर्तव्य का दूसरा पार्ट है। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने ये पढ़ा था कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के आधार पर जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, ये सब बातें चलो एक बार क्विक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों को ध्यान रखना, मूल संविधान में कोई स्थान नहीं था, उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये हमने मौलिक कर्तव्यों की जो प्रेरणा ली है हमने रूस के संविधान से ली है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। यानी कि वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी इसमें। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था इसमें कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलिए अगला, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की विशेषताओं के बारे में कि मौलिक कर्तव्यों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्योंकि हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, फैक्ट सारे पढ़ लिए। अब अगर आपको PCS का मेंस देना हो, UPSC का मेंस देना हो तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो विशेषता क्या है? कुछ नैतिक हैं तो कुछ नागरिक। यानी कि नैतिक किस सेंस में? नैतिक इस सेंस में जैसे कि हमें क्या राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श थे उनको हृदय में संजोकर रखना है। ठीक है, देश की अखंडता में हमें संरक्षण करना है। ठीक है, भाईचारे को बढ़ाना, ये सब क्या है? ये सब नैतिक है। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हो जाएंगे? नागरिकों जैसे कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको हिंसा से दूर रखें। ठीक है, उसके बाद क्या? पर्यावरण का संरक्षण करना। ये सब क्या है? हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। ये लाइन क्लियर हुई? कुछ नैतिक हैं और कुछ नागरिक। नागरिक कौन कौन से हो गए? सार्वजनिक संपत्ति को हिंसा से दूर रखें, पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक तर्कवाद को अपनाएं। ठीक है, नैतिक कौन कौन से हो गए? वही महिलाओं के संबंधित अगर कोई भी कुप्रथा है उसका त्याग करें, रूढ़ियों को त्याग करें। उसके बाद है जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श थे उनको हृदय में संजोकर रखें। ठीक है, संविधान का पालन करें। ये सब क्या है? हमारे नैतिक। उसके बाद है यह मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथा, धर्म पद्धतियों से संबंधित हैं। इस शब्द का मतलब क्या है? ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथा, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित हैं। ध्यान रखना, जो हमारे वेद पुराण, ठीक है, वो क्या सिखाते हैं? वो हमें ये सिखाते हैं कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करिए। ठीक है, बच्चे बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करिए। और उसके बाद क्या है? निष्काम कर्म करिए। यानी कि गीता भी हमारी यही कहती है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। ठीक है, यानी कि अगर आप कर्म करते समय यदि आप परिणाम की चिंता करोगे तो दुविधा आएगी मन में। इसलिए अपनी पूरी 100% मेहनत करिए और यदि आपने पूरा अपना 100% दिया है तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। ये सब क्या है? हमारे पौराणिक कथाओं पद्धतियों संबंधित हैं। इसके बाद है केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। मैंने शुरुआत में बताया था आपको जो मौलिक कर्तव्य हैं ये नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। ठीक है, ये गैर न्यायोचित हैं। वही बात, यदि इनका पालन नहीं होता है, ठीक है, तो इनको न्यायालय में जाकर के आप ये नहीं कह सकते इनका पालन क्यों नहीं हो रहा है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। दैट्स इट, इतना ही आपको इसमें देखना है। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। अगर मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचना भी होती है, ठीक है, अब सोचने वाली बात है, ऐसा तो कोई है नहीं जिसकी आलोचना ना हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं इनकी आलोचना भी होती है। ध्यान रखना, और आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन सॉल्यूशन देना उससे भी अच्छी बात है। आप किसी में 1000 कमियां निकालो, 1000 बुराइयां करो उसकी, लेकिन जब भी हो आप उसको क्या सॉल्यूशन ही बताओ, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देना चाहिए। ये नहीं कि बस आप बुरे होगा चुप। अब उसने पूछ लिया कि भाई बुरे क्यों हैं, कि हमें नहीं पता, चुप हो गए, ये कोई बात नहीं होती है। यदि आपने किसी की आलोचना की है तो कुछ सॉल्यूशन भी दीजिए उसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की आलोचना। ध्यान रखना, पीटी में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन मेंस में आएगा, लेकिन यदि आप पूरा पढ़ लोगे तो आपकी एक समझ अच्छी होगी। ध्यान रखना, कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। जो कर्तव्य सूची है पूर्ण नहीं है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि इतने ही मौलिक कर्तव्य नहीं है, और भी मौलिक कर्तव्य होने चाहिए व्यक्तियों के। इसलिए ये सूची जो है ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इतने में मौलिक कर्तव्य पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात बोली है इसमें।
अगला क्या बोला है, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट है, आम व्यक्तियों के समझने में कठिन है। सही बात है। जैसे कि अब हम इसी की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो मानववाद को ध्यान में रख करके व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक तर्कवाद को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये इतने क्लिष्ट शब्दावली है। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजो कर रखना चाहिए, लेकिन भाई कौन से आदर्श, इसके बारे में तो स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। तो यानी कि ये आम नागरिक, यदि आम नागरिक से आप बोलोगे कि अच्छा आप ये बताइए जो राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श कौन कौन से हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे तो पता नहीं। यानी कि आम लोगों के समझने में कठिनाइयां होती हैं, इस आधार पर इसकी आलोचना हुई है। अगली किस आधार पर हुई है, यानी कि गैर न्यायोचित छवि के हैं। यानी कि इन्होंने बोला जब आपने इनको गैर न्यायोचित कर दिया तो इनका मतलब क्या रह गया फिर। यानी कि ये केवल क्या है, नैतिक आदेश हो गए बस खाली कि बेटा आपको ये नहीं करना है, बेटा आपको वो नहीं करना है। लेकिन बेटा करे या ना करे, बेटा आपने बेटे पर ही निर्भर छोड़ दिया। आपने कोई दंड की व्यवस्था नहीं की कि कुछ में तो दंड का प्रावधान होना चाहिए था। ठीक है, नैतिक आदेश क्या है कि बेटा माता पिता के पैर छू के आने चाहिए, ठीक है, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझिए। अब वो समझे या ना समझे, सम्मान करे या ना करे, नैतिक आदेश है बस खाली। अब बच्चा माने या ना माने, बच्चा पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद अगले की आलोचना की था आधार पर हुई है, संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया है। यानी कि अतिरेक का मतलब क्या है कि इनको बिना फिजूल में जोड़ दिया गया है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगला है, संविधान के भाग 4 में रखना मूल कर्तव्यों के महत्व को कम करता है। सही बात है। इन्होंने बोला कि आपने इतनी मेहनत की, समिति का गठन किया और अपने रूस के संविधान से प्रेरणा ली, और आपने ये भी बोला कि भाई ये क्या है कि देश के नागरिकों के लिए बहुत अच्छे महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, तो आपने इसको भाग 4 में ही क्यों जोड़ा, इसको अलग से प्रावधान क्यों नहीं किया गया। यानी कि इनके भाग 4 और 51 काम है, इनको जोड़ा गया है, ये इनके महत्व को कम करता है। यानी कि इनको स्पष्ट तरीके से आपको लिखना चाहिए था, जैसे आपने अनुसूचियां बनाई है उस आधार पर इनको जोड़ना चाहिए था। ठीक है, इतनी होगी आलोचना, बस 3-4 तरीके से इसकी आलोचना हुई है, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिंदास रहना, बेफिक्र रहना। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं, किस सेंस में, इस सेंस में फिर इनका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। मैंने पहली वीडियो में आपको कई सारी बातें बताई थी, अब जो पेंडिंग बात थी और जो बची हुई बात थी हम उनकी बात कर लेते हैं। पहली बात क्या है, नागरिकों के तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब भी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यानी कि मूल कर्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण है जब जैसे कि कोई नागरिक यदि अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करता है तो उसके दिमाग में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। यानी कि आदेश देते हैं कि बेटा आप अधिकारों की बात मत करिए, कुछ कर्तव्यों को ध्यान में रखिए। ऐसा मत करिए कि आप अपने अधिकारों की बात करते रहो और मौलिक कर्तव्य जो कह रहे हैं उसकी सुनो ना। तो ये आदेश मतलब एक मतलब चेतावनी देते हैं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय, आप मूल अधिकारों का प्रयोग करते समय भाई मुझे भी ध्यान में रखिए। ठीक है, इतनी बात है मुझे इसमें। अगला है, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं। राष्ट्र विरोधी, वही बात कि देश को विभाजन करने वाली शक्तियां, ठीक है, उनका यदि आप समर्थन करोगे इससे पूरे देश को नुकसान होगा। अगला है जो समाज विरोधी गतिविधियां। अब समाज विरोधी गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ठीक है, बहुधार्मिकता, ठीक है, ये सब क्या है, इससे क्या होगा, इससे समाज में सांप्रदायिकता फैलती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े तनाव होते हैं। तो ठीक है, इन सब बातों को ये क्या करता है, चेतावनी के रूप में काम करता है कि भाई ऐसा मत करिए, भाईचारा बढ़ाइए, स्त्रियों का सम्मान करिए, देश में ऐसा काम करिए जिससे हमारा देश ऊंचाइयों की ओर जाए, ऐसा काम करिए जिससे क्या हो कि जिससे हम कह सकते हैं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो लोग थे उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किए थे वो सबके लिए किए थे, तो आप ऐसा काम करिए। इससे क्या होगा, जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं, ठीक है, वो समाप्त हो जाएंगी। अगला है, प्रेरणा के स्रोत के अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। यानी कि ये भाई जो नागरिकों क्या करते हैं, उनको डिसिप्लिन करते हैं। ठीक है,
मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परिरक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। अब सपोज करो संसद ने या विधानमंडल ने कोई कानून बनाया और उस कानून में यदि कुछ कमी लगती है तो कोर्ट क्या करेगी, इन मौलिक अधिकारों को देखेगी, डीपीएसपी को देखेगी और मौलिक कर्तव्यों को भी देखेगी। यानी मौलिक कर्तव्यों में कुछ बातें बोलेगी जो लिखी गई हैं उनके आधार पर, ठीक है, उन मौलिक कर्तव्यों के आधार पर क्या कर सकते हैं, उन मौलिक कर्तव्यों के आधार पर उन कानून की समीक्षा कर सकते हैं और जो गलत पार्ट है उसको हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कोर्ट को ये शक्ति देते हैं ये कोर्ट को, सॉरी, ये क्या करते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या करते हैं, कोर्ट को एक आधार प्रदान करते हैं। किस रूप में, कि कोई विधि है, कोई कानून है, उसकी समीक्षा इस आधार पर कर सके कि ये कानून विधि गलत है। अगला है मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, इनके असफल रहने पर संसद अर्थ, दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। अब सपोज करो संसद ने कोई कानून बनाया इनके मूल कर्तव्य के आधार पर, ठीक है, कोई कानून बनाया, उसमें क्या दंड का प्रावधान कर सकती है संसद, बस इतनी बात है इसमें। लेकिन ध्यान रखना किसी भी मूल कर्तव्य में दंड की बात कोई नहीं की गई है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि एक वर्मा समिति बनी थी, तो उस वर्मा समिति ने क्या था, मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए बात कही थी। यानी कि आपने जो मौलिक कर्तव्य बनाए हैं उनका हमको क्रियान्वयन किस तरीके से करना है। जैसे कि मैंने आपको डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए थे, उसमें क्या बोला था, मैंने ये बताया था कि ये क्या करते हैं, सरकार को क्या करते हैं, एक आधार प्रदान, एक मतलब एक कह सकते हैं एक आदर्श देते हैं कि आप इनको देखकर एक कानून बनाइए, वो कानून क्या होगा, सबके हित में होगा। इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य एक ही बात है, ध्यान रखना। ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए कुछ कानून बनाए गए हैं, हम उनकी बात करते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्र गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971, यानी कि यदि अपने राष्ट्र के गौरव को क्षति पहुंचाई तो ध्यान रखना आपके खिलाफ क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। यानी कि आपने झंडे को तोड़ा मरोड़ा, ठीक है, जलाया या फिर संविधान का पालन नहीं किया तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। किस अधिनियम के, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के द्वारा। अब आप इसका मतलब समझे, मौलिक कर्तव्य बेशक गैर न्यायोचित हैं, लेकिन इनके आधार पर संसद कानून बना रही है, यानी कि इनकी और महत्ता बढ़ जाती है। अगली बात है आपराधिक कानून बनाए गए कुछ, जैसे कि लोगों के मत, भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वालों को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। यानी कि कुछ आपराधिक कानून बनाए गए हैं इन मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, जो अगर कोई व्यक्ति जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर यदि भेदभाव फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है, आपराधिक कानून बनाए गए हैं। अगला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसका मतलब क्या है, जाति एवं धर्म अपराध दंड के लिए, यदि आपने जाति और धर्म से संबंधित कोई अपराध किया है, ठीक है, तो आप पर दंड का प्रावधान लागू होगा। अगला है विधि विरुद्ध क्रियान्वयन अधिनियम 1976। ध्यान रखना, ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ये वर्मा समिति ने टिप्पणियां दी थी, उनके आधार पर कुछ कानून बनाए गए हैं मौलिक अधिकार, सॉरी, मूल कर्तव्य को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो उन्हीं कानूनों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगला है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1976। इसका मतलब क्या है, सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के लिए। यानी कि कुछ ऐसे संगठन बन गए हैं देश में जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को, जो लड़ाई झगड़े को उकसाते हैं, ऐसे संगठनों को क्या करना है, रोक लगाना है। कानून बनाया गया है कौन सा, विधि विरुद्ध क्रियान्वयन का क्रियाकलाप अधिनियम 1976। अगला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर स्टार लगा लेना। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या कहता है, धर्म के आधार पर इसकी व्यवस्था। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे कि
जब चुनाव का समय आता है तो कई राजनेता क्या करते हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, ठीक है। तो और किसी को जाति सूचक कोई शब्द बोल दिया, गाली बक दी, तो ठीक है, इन सब का प्रावधान जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दिया गया है। यदि आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पालन किया, ठीक है, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगा, तो ध्यान रखना आप अयोग्य ठहरा दिए जाओगे चुनाव आयोग द्वारा। ये किस अधिनियम है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसको पढ़ाऊंगा मैं, जब आपको संसद कराऊंगा तब ये अधिनियम आपको पढ़ाऊंगा मैं। अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980, यानी कि पर्यावरण संरक्षण की बात करी थी मौलिक कर्तव्य ने, उसी के आधार पर क्या बना दिया, वन संरक्षण अधिनियम 1980, यानी कि वनों की कटाइयों से संबंधित, यानी कि वनों की कटाई इतनी नहीं करनी है कि प्रकृति को नुकसान हो जाए, ठीक है। इतनी ही बात आपको इसमें याद रखनी है, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो हमने कराया है वो आप बेहतर तरीके से करोगे। ठीक है, तो अब तक जो हमारी मौलिक कर्तव्य थे वो खत्म हो चुके हैं आराम से, और इनको एक बार रिवीजन करना और अच्छे से समझना। मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया है, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बातें मैंने बताई हैं, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जो शुरुआत में मैंने जो टिप्पणी बताई है वर्मा समिति की, आप इसको याद मत रखना, रख सको तो याद रखना, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन किससे बनेगा, संशोधन से क्वेश्चन बनेगा, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बनेगा। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।